अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो आज तक सबसे ज्यादा अपमान हिंदू देवी देवताओं को लेकर के ही होता है। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। कवि पद्माकर कुछ यूं कहते हैं, छीन पितंबर कमर तय सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, अर्थात श्री कृष्ण की कमर से पितांबर छीन कर गोपियां उनके गालों पर गुलाल लगाती हैं। छन्नू लाल मिश्र की आवाज में हम सुनते हैं कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। और अमीर खुसरो कुछ ऐसे कि आज रंग है री माँ रंग है री, मेरे ख्वाजा जी के घर रंग है री। कहने वाले अलग अलग हो सकते हैं पर कहन नहीं। होली त्योहार ही ऐसा है। शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का दी ललन टॉप शो, जिसमें बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आए एक फैसले पर जो आगे इस क्षेत्र विशेष में नशा विरोध अभियान चलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। संभल, अलीगढ़ से लेकर शाहजहांपुर तक होली और जुम्मे से पहले क्या सतर्कताएं बरती जा रही हैं, ये भी जानेंगे। और ये भी कि किन नेताओं पर शीश महल खड़ा करवाने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर। Brought to you by ITEL and American Pistachios. चौदह मार्च को होली भी है और रमजान का जुम्मा भी। करीब 6 दशक बाद दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। बीते दिनों कई जिम्मेदारों की तरफ से ऐसे बयान आए जिनके बाद दोनों पक्षों की शंकाएं पनपी, सतर्कताएं बढ़ी। ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सतर्कता बढ़ाई गई है। कई जगहों पर होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है ताकि कोई रंग न डाल दे। यूपी के शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। बरेली में भी 5 मस्जिदें ढकी गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि यदि होली के रंगों से कोई दिक्कत हो तो मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर करवा लें। छत्तीसगढ़ से कुछ जगहों पर जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात, जहां संभल में खास सतर्कता बरती जा रही है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। 10 मस्जिदों को ढका गया है। पुलिस टीम संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त लगा रही है। सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। जामा मस्जिद के मौलाना आफ्ताब ने नमाज का वक्त बढ़ाकर 2 बजे कर दिया है। संभल एसपी के बिश्नोई ने इस संबंध में क्या कहा, सुनते चलिए। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। दोनों समुदायों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाएं, सहयोग करें पुलिस और प्रशासन का। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर जबरदस्ती गुलाल लगाया गया है और वो फील करता है इस तरीके से, तो उसको संबंधित पुलिस थाने या चौकी पे जाना चाहिए। पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। संभल एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि अब तक धारा 126 और 135 के तहत 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए बताया कि जिले को 6 जोन और 29 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। तो थाना स्तर पर इस चीज की जांच कराई गई है कि कोई विवाद की स्थिति है या होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमने सेक्शन 126-135 में लगभग 1015 लोगों को पाबंद किया है। इसके अलावा जो हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितने मस्जिदें हैं सभी पर लेखपालों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो वहां पर सतर्क रहेंगे और कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल अवगत कराएंगे। वर्तमान में हमारे प्रत्येक थाने से
थाना स्तर के ऊपर एक एक जो थानेदार हैं, हमारे एसएसआई हैं, उनको हॉटस्पॉट के ऊपर भ्रमण करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है। और हमारी जो पीएसी बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में लिया गया है। 250 सीसीटीवी लगे हैं और होली के दिन 100 से 150 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रहा है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय मैं संभल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एएसपी श्रीश चंद्र हैं जो फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि संभल का ये बाजार है, क्योंकि कल देखा जाएगा संभल में होली भी मनाई जाएगी और जुम्मे की नमाज भी है। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है उसने सुरक्षा के जो प्रबंध हैं बड़े सख्त कर रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल मेन मार्केट की, जहां आप देख सकते हैं दूर तक आपको पुलिस कर्मी ही नजर आएंगे, पुलिस के अफसर ही नजर आएंगे। और ये वही रूट है जहां कल देखा जाएगा कि होली का जुलूस है जो निकलेगा। उसी को देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं कहीं ना कहीं और चौकस कर दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग है, वज्र वाहन है, एंटी राइड गेयर के साथ जो पुलिस की है तैनाती की गई है। इस बीच एएसआई की टीम भी संभल पहुंची और जामा मस्जिद का इंस्पेक्शन किया। आप जानते ही हैं कि यहाँ की शाही मस्जिद में रंगाई पुताई कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने मस्जिद की केवल बाहरी दीवारों पर पुताई करने की इजाजत दी है, साथ ही हिदायत कि इस काम में मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोर्ट ने कहा मस्जिद कमेटी रमजान के दौरान वहां लाइटिंग भी करवा सकती है। संभल के अलावा शाहजहांपुर में पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से बुलाए गए हैं। इनमें 212 महिला कांस्टेबल, 30 इंस्पेक्टर और 250 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा 2 कंपनी आरएएफ और 2 कंपनी पीएसी भी जिले में तैनात की जाएंगी। एसपी राजेश एस और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रूट मार्च भी किया। कई जगहों पर विशेषकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था के स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं आपने जाना। अब सियासी बयानबाजियां भी जान लीजिए। यहां के सर्किल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी के बयान के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में नाम जोड़ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का। उन्होंने कहा कि अनुज प्यारा पहलवान है, नटखट है। बस एक कानून बन जाए। चलिए, अनुज चौधरी का बयान अगर किसी को लगता है गलत जी, तो देख लीजिए उसमें क्या गलत है, और उस पर जो सजा बनती हो वो अनुज चौधरी भोग लेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका है। अगर आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप मानहानि का दावा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी करा दीजिए अनुज चौधरी को। लेकिन इसके पहले बयान देखिए, बॉम्बे में क्या जरूरत थी। और केवल देखिए, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी तमाम ऐसे हैं जो बड़े गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत जानकारियों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि संभल जो जगह है हिंदू मुसलमान, मैं जानता हूं कि पहले अति संवेदनशील की श्रेणी में संभल रहा है और संभल के अंदर पहले झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये उस चीज को मत देखो। आप इस चीज को देखना चाहिए कि 30 साल से वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान मिलकर के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ संभल के अंदर। बीजेपी की सरकार जो है वो 2017 से बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले भी
जब समाजवादी की सरकार या दूसरी पार्टी सरकार रही है तब भी मुसलमान और हिंदू समाज के लोग मिलकर के रह रहे हैं। कोई दंगा फसाद झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। अब लोग झगड़े की जगह चाहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल पे फोकस करें और एजुकेशन हेल्थ जो चीज़ है इन चीज़ पर उनका टारगेट फोकस है। लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज़ की राजनीति से हट करके अब हमें यकीनन इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने प्रदेश और देश की तरक्की करें, और ये तभी संभव है जब सब लोग सारे धर्म के लोग मिलकर के रहेंगे। संभल के बाद अब अन्य जगहों का हाल जान लीजिए। इनके अलावा जौनपुर, मिर्जापुर, इटावा, औरैया, अलीगढ़ समेत कई जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के अलावा इंदौर के महू में भी 9 मार्च की रात हुए विवाद के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। 21 जगहों पर होलिका दहन होना है। इन इलाकों के आसपास जो मस्जिदें हैं उन्हें कवर करवाया जा रहा है। होली पर इंदौर में 2000 जवान तैनात किए गए हैं। सभी जोन में 2-2 ड्रोन रहेंगे। आशा करते हैं कि सभी के पर्व त्योहार अच्छे से बीतें, हर वर्ग समुदाय अपने बड़े दिन का मान रखे, आनंद ले। अब अगली खबर का रुख करते हैं। That's the power of the statute. अगर किसी व्यक्ति को कम मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जमानत दी जानी चाहिए। ये बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया है। बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS एक्ट के तहत कई मामले ऐसे आते हैं जिनमें ड्रग्स का आरोपी तुलनात्मक रूप से छोटी मात्रा के साथ पकड़ा जाता है। अब अदालत का ये फैसला उन केसेस से निपटने के तरीके को बदल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनूप चितकारा ने एक मामले में आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ कीपा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि ड्रग्स की छोटी मात्रा वाले मामलों को गैर जमानती नहीं माना जा सकता। पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को जेल में रखना न्यायिक विवेक के अधिकार का उल्लंघन होगा। पहले ये केस समझ लीजिए। कुलदीप सिंह पर आरोप है कि वो गुरदीप सिंह नाम के व्यक्ति से हेरोइन की खरीद फरोख्त में शामिल था। 18 अक्टूबर 2024 को भटिंडा के तलवंडी साबो में पुलिस ने गुरदीप सिंह से 1 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पूछताछ में गुरदीप ने बताया कि उसने ये ड्रग कुलदीप से खरीदी थी। इस आधार पर कुलदीप के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। केस चला। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला हाईकोर्ट में गया। पुलिस ने कहा कि उनके पास कुलदीप का कबूलनामा है। कुलदीप के वकील ने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता। कुलदीप के वकील ने यह भी कहा कि क्योंकि बरामद मात्रा छोटी मात्रा की श्रेणी में आती है इसलिए ये अपराध जमानती होना चाहिए। पुलिस ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 37 में छोटी मात्रा को गैर जमानती नहीं बताया गया है। जस्टिस चितकारा ने कहा कि NDPS की धारा 37 के तहत केवल व्यावसायिक मात्रा के मामलों को गैर जमानती माना गया है, लेकिन छोटी मात्रा पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर मामले को गैर जमानती नहीं बता सकते। जस्टिस चितकारा ने यह भी कहा कि BNSS 2023 के अनुसार जिन अपराधों में अधिकतम सजा 3 साल से कम है वो जमानती माने जाते हैं। NDPS एक्ट में छोटी मात्रा में ड्रग्स रखने की अधिकतम सजा 1 साल है, इसलिए ये अपराध जमानती की श्रेणी में आता है। जस्टिस चितकारा ने इलाहाबाद, केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इन अदालतों ने भी छोटी मात्रा के मामलों को जमानती माना है। कहा कि NDPS एक्ट की धारा 37 के टाइटल में गैर जमानती शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये पूरे अधिनियम में लागू नहीं होता। कोर्ट का ये फैसला पंजाब और हरियाणा में पुलिसिंग पर आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है, जहां नशा और इससे जुड़े अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक पाए जाते रहे हैं। इस पर और क्लैरिटी के लिए हमने बात की जानकारों से। कानून की पोजीशन ये है कि कानून एक तो ये डिफरेंशिएट करता है कि ड्रग स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ी गई है या इंटरमीडिएट में पकड़ी गई है या कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई। तो कमर्शियल क्वांटिटी में तो सभी में 20 साल उससे ज्यादा की सजा है, इंटरमीडिएट में 10 साल या उससे ज्यादा की सजा है, ठीक है। किंतु स्मॉल क्वांटिटी में कुछ ड्रग्स हैं जैसे गांजा है, अफीम है, उनमें जो है 1 साल की सजा है, किंतु जो कि अवेलेबल होगा ऑब्वियसली। कोई भी चीज 3 साल से नीचे तो अवेलेबल है, आजकल डेट में तो 7 साल से नीचे अवेलेबल है, 7 साल से ऊपर वाला ही नॉन अवेलेबल मानिए। तो ऐसे में जो है एक तो इस बात पे डिपेंडेंट है कि ड्रग कौन सी है और कमर्शियल क्वांटिटी है कि स्मॉल क्वांटिटी है। दूसरा मेरे विचार से एक जो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये होना चाहिए कि आदमी कंज्यूमर है जो पकड़ा गया है या ड्रग पेडलर है, बिकॉज दोनों में फर्क है। कंज्यूमर इज ए काइंड ऑफ विक्टिम,
जो खुद उसमें फंसा हुआ ड्रग्स के जाल में, और वो छटपटा रहा है, और जब उसको किसी तरह उसको, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, उसका नशा पड़ चुका है, तो उसको हमें डी एडिक्शन के थ्रू बाहर लाना है समाज में सुधारने के लिए। तो उसको हमें जेल डालने से कुछ नहीं होगा, तो उसका सुधार किया जाना है, तो वो अवेलेबल हो सकता है। किंतु जो ड्रग पेडलर है वो तो सबको 1-1 ग्राम ही बेचता है, एक बार की 2 बार की डोज बेचता है, तो वो हमें क्या पता कितने लोगों को बेच रहा है। तो मेरी सोच है ये इसमें प्राइमरी फैक्टर है कंसिडरेशन के। अब जो आपका सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम ड्रग पेडलर को जो स्मॉल क्वांटिटी के साथ पकड़ जाता है उसको अवेलेबल कर देंगे, तो कल को उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो तो बेल लेते ही फिर वही काम करना उसने, बिकॉज उसका तो लाखों का करोड़ों का धंधा है। तो जो हम इतने बड़े मिशन में लगे हुए हैं, पूरे देश को ड्रग से मुक्त करने के मिशन में लगे हुए हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर लगे हुए हैं, बाकी पूरे देश की पुलिस लगी हुई है, हर जगह। मैं उत्तराखंड में था, वहां पे ड्रग फ्री देवभूमि, जैसे हर जगह अभियान चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, उसको बहुत बड़ा जोल्ट लगेगा। क्योंकि जो ड्रग पेडलर है, जैसे मैंने कहा, वो एक जगह नहीं रुकने वाला ना, एक पुड़िया एक को दे रहा है, ऐसे पूरी यूनिवर्सिटी में बांट रहा है, हॉस्टलों में बांट रहा है, तो दैट शुड बी द क्राइटेरिया। हालांकि जस्टिस चित्कारा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति छोटी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ पकड़ा जाता है तो कानून ये नहीं कहता कि उसके साथ नशीली दवाओं के तस्कर जैसा व्यवहार किया जाए। अब बारी है सुर्खियों की। एयरपोर्ट पर क्रे बैंडेज और कैंची खरीदी, प्लास्टिक के 2 पैकेट में सोना रखा था, मैं टॉयलेट गई और सोने के बिस्किट शरीर से चिपका लिए। ये बयान है कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का। रान्या को बीते 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। हिरासत सौंपी गई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI को, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इतनी कहानी शायद आप जानते ही होंगे। इसमें नई जानकारी है कि रान्या ने DRI की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे किए। रान्या ने बताया कि वो फोटोग्राफी और रियल एस्टेट बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करती थी। दुबई की यात्रा पर सवाल किया गया तो रान्या ने बताया, मैंने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का कई बार दौरा किया। मुझे पिछले 2 हफ्तों से अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। 1 मार्च को भी एक विदेशी नंबर से फोन आया था। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने का निर्देश दिया गया। वहां से सोना लेने और उसे बेंगलुरु में डिलीवर करने के लिए कहा गया। दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी मैंने पहली बार की थी। रान्या ने ये निर्देश देने वाले शख्स की पहचान बताने से इनकार कर दिया। कहा, कॉल करने वाला अफ्रीकन अमेरिकन लैंग्वेज में बात करता था। वो करीब 6 फीट लंबा और गोरा था, लेकिन मैं उसे जानती नहीं। रान्या ने यह भी बताया कि उसने सोना छिपाना यूट्यूब से सीखा था। तस्करी का सोना किसे देना था, इस सवाल पर रान्या ने बताया, मुझे सोना एक अज्ञात व्यक्ति को देने के लिए कहा गया। एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर एक ऑटो खड़ा था, उसी ऑटो में सोना रखना था। इन्हीं सब खुलासों के आधार पर DRI रान्या के फोन और लैपटॉप के डेटा से तस्करी गिरोह को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। DRI ने CBI से जांच करने को कहा है। DRI के एडिशनल डायरेक्टर अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत पर CBI ने रान्या के केस में FIR दर्ज कर ली है। इस केस में CBI हाई प्रोफाइल लोगों के तस्करी ऑपरेशन में शामिल होने की भी जांच कर रही है। इसके लिए रान्या की शादी की फुटेज और गेस्ट लिस्ट की भी जांच की जा रही है, ये जानने के लिए कि शादी में कौन कौन लोग मौजूद थे, रान्या को महंगे गिफ्ट्स किसने दिए। इन सभी मामलों पर जांच चल रही है। साथ ही शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली से CBI की एक टीम भी भेजी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रुख करते हैं दूसरी सुर्खी का। दिल्ली से करीब 1817 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम। यहाँ एक पहाड़ है, ऋषिकोंडा हिल। पहाड़ पर बना है एक आलिशान घर। उस घर की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सी फेसिंग इस घर की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है करीब 500 करोड़ रुपए। ये घर आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी का है। 10 एकड़ में फैली इस हवेली का नाम है ऋषिकोंडा पैलेस। आरोप है कि इस पैलेस के आसपास बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से बनाने के लिए पहाड़ को काटकर पक्की सड़कें बनाई गई। इंडिया टुडे की अपूर्वा जयचंद्रन उस जगह पहुंची जहां पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी का ये आलिशान महल बना है। पहले उन्होंने बाहर से वो जगह दिखाई जहां ये घर बना, फिर घर के अंदर कितनी भव्य सजावट हुई है उसे भी दिखाया। What you can see here is nothing but
what leads to the icing on the cake, the iconic picture of the bathtub from the Rishikonda Palace. In fact, this entire bathroom, as you can see, each of these bathrooms have commodes which are worth over rupees 5 lakhs each, and all the flooring with imported granite, each of the chandeliers in across all of the 6 to 7 blocks out here at the Rishikonda, and this is the bathtub that holds the controversy as well, worth over 50 lakhs, and all of them that you can see behind me, these are not just wallpapers but individual tiles that have been set in place, all of them that have been imported for the likes and the taste of the YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy, is what the TDP says. In fact, just like this bathroom where we are at, the master suite where we are at, there are over 4 to 5 blocks each, be it from the Vijayanagara block and whatnot. Each of these have several 2 to 3 floors where each of the rooms have been tastefully made. There's a study that has been kept in place apart from a balcony and a terrace viewing, and each of the floors have 2 master bedrooms each, all that have been tastefully designed for the likes of the YSRCP chief. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से घर के इंटीरियर और कुछ साजो सामान की कीमतें भी सामने आई हैं। घर का इंटीरियर 33 करोड़ का है। बाथरूम में लगने वाला कमोड 10 से 12 लाख का है। बाथटब 40 लाख का है। 4 टन वाले एसी की कीमत है 2 लाख। निजी हेलीपैड और सजावट के लिए सोने के साथ साथ इटालियन संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये घर उस राज्य में बना है जहां के किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर परेशान हैं, जिस राज्य की सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर स्पेशल स्टेटस की मांग करती है। अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की सरकार है, जो लगातार आरोप लगा रही है कि इस घर को बनाने के लिए पहाड़ को काटा गया, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि इसके निर्माण के लिए ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई कर दी गई, जिससे पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 19 मई 2021 को इस पार्टी को टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि YSRCP सरकार ने कानूनी दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए इस जगह पर जो घर बनाया उसे जगन मोहन रेड्डी ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी पर जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अनुमान है कि इस घर और इसके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाने में 600 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ होगा। हालांकि YSRCP ने टीडीपी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, बल्कि टूरिज्म के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। बेसिकली इट इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, it is a tourism property. That constructions all used by government purpose only, not for personal use. They are making all false allegations. इन सब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने आरोप और अपने तर्क हैं। फिलहाल सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे पैसे के दुरुपयोग का मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।